हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपके लिए मेंस की सीरीज़ लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं पूरे सिलेबस को चंक्स में डिवाइड करूँगा और हर एक टॉपिक को इन डिटेल ले जा करके आपको समझाऊँगा और इस तरीके से बताऊँगा कि वो पर्टिकुलरली बेस्ड होगा किसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर, साथ ही साथ पीवाईक्यू को इंटीग्रेट करूँगा। और फिर इस पीवाईक्यू के साथ जो आपके करंट में कोई आर्टिकल हैं जो रिलेट कर रहे होंगे इस स्टैटिक पोर्शन के साथ, मैं वो भी आपके साथ लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस कड़ी में पहला वीडियो है जहाँ पे मेरी पहले टॉपिक जो ले रखा है वो है जीएस पेपर 1 का टॉपिक। अब जैसे ही जीएस पेपर 1 सुनते हो तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे ना मुझे पहले तो हिस्ट्री देखने को मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर, फिर ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी। अब होता क्या है, बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हर एक टॉपिक के लिए अपनी ही एक इंडिविजुअल किताब उठा लेते हैं, 500-600 पन्ने की किताब लेके बैठे हैं। बट आप ये भूल जाते हो कि बेटा इनपुट टू आउटपुट रेशियो कितना है। अगर आपको ये इनपुट टू आउटपुट रेशियो नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ वहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे जहाँ पे उसकी यूटिलिटी या उसकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को साइड करके मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली ये जो सीरीज़ लेकर के आया हूँ, अगर ये आपने सीरीज़ देख ली है पूरी तरीके से तो यू विल बी इन अ सिचुएशन टू टैकल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इसमें पूछे जाते हैं। आप एक बार इस सीरीज़ को इस वीडियो को प्रॉपर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो में क्या होने वाला है आगे वाली सीरीज़ में। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है मैंने पिक किया है वो क्या है, ये फर्स्ट टॉपिक। आज मैं इसकी पूरी की पूरी हर एक पार्ट को, हर एक शब्द को इन डिटेल ले जाके आपको समझाऊंगा, इतना कि ये टॉपिक जो है इसका पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। इसके नेक्स्ट वाली सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको मैं इसी में इन डेप्थ ले जाना स्टार्ट कर दूंगा हर एक टॉपिक को लेकर के। वीडियोस लंबी जाएंगी तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आप इत्मीनान से बैठिए, कहीं पे कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कहीं पर भी कोई भी टॉपिक होगा जब मैं बोलूँ बेटा ये ना इसको नोट डाउन कर लो तो उसको पीवाईक्यू में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एकदम इत्मीनान से आपके लिए एक एक टॉपिक को लेकर के आया हूँ, हर एक चीज़ की प्रॉपर मैंने आपके सामने स्लाइड्स बना रखी हैं। अभी क्या हो रहा था आपको पता है, डील थोड़ा थोड़ा हो रहा था। आई थॉट कि मैं आपके साथ फेस पे कैमरा पे आऊँ, बट स्टिल आई फेल्ट कि इट्स बेटर टू नॉट डीले। मैं इसी वजह से बस स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्ड करना आपके लिए, ताकि एटलीस्ट आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही सारी चीज़ें एकदम बोलते हैं ना सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तब मैं फेस के साथ भी वहाँ पे आ जाऊँगा रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, चलो तो जैसे पहला टॉपिक मैंने पिक किया, ये क्या है? ये है इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट। एग्जैक्टली मैं सिलेबस पे स्टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी एकदम कम नहीं, हर एक चीज़ एकदम अप्रोप्रिएट मात्रा में स्वादानुसार डाली गई है। ठीक है, तो इंडियन कल्चर क्या कवर करेगा? सैलिएंट एस्पेक्ट। जब कहा जा रहा है सैलिएंट एस्पेक्ट तो आप बोल सकते हो ये सैलिएंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एस्पेक्ट्स मतलब फीचर। तो आप बोल दो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म। मतलब जो भारत का कल्चर है वो कवर करेगा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। मतलब ये तीन चीज़ें हैं जो आर्ट एंड इंडियन कल्चर में डाली है सिलेबस में, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। अब बोलो सर कल एक मंदिर बना है मेरे घर के सामने, क्या वो आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गया? बोलोगे नहीं, वहाँ से नहीं है। पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ये हमारी बात हो रही है इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो रिवील कर रही हैं ओवरऑल इंडिया के कल्चर को, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आर्ट फॉर्म एंशियंट से मॉडर्न समय तक था आपको वो पढ़ना है, जो लिटरेचर एंशियंट से मॉडर्न समय तक थी आपको वो पढ़ना है, जो आर्किटेक्चर एंशियंट से मॉडर्न समय तक बने हैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी है। इसी बार GS 125 में क्वेश्चन क्या पूछा गया? हड़प्पा आर्किटेक्चर के ऊपर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में ये आ रहा है कि आपको ये तीन टॉपिक को इन डेप्थ लेके चलना है एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक, कैसे ये सारे के सारे अपग्रेड हुए हैं, बने हैं। अब केवल आपको मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा कि ये पर्टिकुलर आर्ट ऐसी क्यों है, क्या पर्पस है। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द उठता है कि कल्चर होता क्या है। बजाय डायरेक्टली हम टॉपिक्स पे जाएं तो पहले एकदम एकदम बेसिक शब्द पकड़ते हैं कि कल्चर का अर्थ क्या होता है। तो कल्चर का एक साधारण सा अर्थ अगर आपको लेमन भाषा में बताऊं तो हर वो चीज़ जो आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो, हर वो चीज़ जो आप कानों से सुन पा रहे हो, हर वो चीज़ जो आप अपनी बोलते हैं ना जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे आप क्या कर पा रहे हो, उसको महसूस कर पा रहे हो, वो सब क्या है?
कल्चर है। मैंने एक लाइन बोली, हर वो चीज़ जो आप अपने सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन्स क्या है आप याद करो, आप बोलोगे सर कान है, मुंह है, आंखें, सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स ही तो है। तो यहाँ से जिन जिन चीज़ों का आप अनुभव कर पा रहे हो वो सब हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ज़रूरी नहीं है कि भैया अनुभव ही करो, कभी कभी क्या होता है, एक तो टैंजिबल होता है जहाँ पे वो चीज़ें जिनका अनुभव हो पा रहा है, फिर एक होता है इनटैंजिबल जहाँ पे विजिबल नहीं है, आप उन चीज़ों को छू नहीं सकते हो लेकिन एग्जिस्ट करती हैं वो, ठीक है, तो वो भी कल्चर का हिस्सा होती है। तो इसी वजह से आप लोग सुनते होगे इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट यूनेस्को की, तो वहाँ पे क्या है, टैंजिबल नहीं है लेकिन इनटैंजिबल फॉर्म होता है कल्चर का। तो कल्चर का एक साधारण सा मतलब आपको समझ में आ चुका है। तो कल्चर हर वो चीज़ होती है, मतलब पर्टिकुलरली इंडियन कल्चर की बात की जा रही है। अगर बात करोगे जो हमारा इंडियन कल्चर है क्या बाहरी कल्चर से डिफरेंट है? एब्सोल्युटली, हमारा कल्चर अपने आप में यूनिक है। जो दूसरी कंट्री का कल्चर है वो उनके हिसाब से, उनकी भाषा में या उनके लैंग्वेज में वो उनके लिए यूनिक है। तो इसीलिए कहते हैं हर एक का कल्चर उसके लिए टॉप लेवल का होता है। तो जो इंडियन कल्चर है वो हर वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है जो क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन में क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ इंडिया जहां पे डिस्कस होती है वो सब का सब इंडियन कल्चर में डाला जाता है। अब क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट किस किस कैटेगरीज में, आप बोलोगे आर्ट में, आर्किटेक्चर में, डांस में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, तो ये सब क्या है, ये सब एरियाज हैं जो कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। पर्टिकुलरली ये क्या करता है, कल्चर रिप्रेजेंट करता है कि लोग कैसे रहते हैं या लोग कैसे रहते थे, लोग कैसे विश्वास करते हैं या विश्वास करते थे, और किस तरीके से ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग समय पे, मतलब एंशियंट से आपका मॉडर्न समय तक कैसे कैसे लोगों का एक्सप्रेस करने का तरीका बदल चुका है। तो पहले क्या होता था, आज से 50 साल बहुत लंबा हो गया, आप केवल 5 साल पहले जाओगे तो एक्सप्रेशन का तरीका क्या होता था, सामने कोई मिल रहा है आप उससे बातचीत करो। अब क्या है, व्हाट्सएप पे ओके थम्स अप, एनपी, नो प्रॉब्लम, हाउज यू, तो हाउ आर यू, मतलब अलग ही लेवल पे हो चुका है मामला। तो अब क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन, ये सब कल्चर का ही तो हिस्सा है। तो कल्चर को अब आप साधारण समझिएगा कि हम जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हम जो चीज़ बोल रहे हैं, हम जो चीज़ पहन रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, हर वो चीज़ कल्चर का हिस्सा है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अगर एक तरीके से ना समझ में आए तो दूसरे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। आई वॉन्ट कि अगर मैंने ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है देन यू शुड बी इन अ सिचुएशन कि आप प्रॉपर मेंस को निकाल लो। फिर ये मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हाँ चलो बस पढ़ा दे रहा हूँ। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ देन इट मीन्स कि मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर मैंने इतना एफर्ट डाल करके मैंने आपको बताया है स्टैटिक, फिर उसके साथ पीवाईक्यू कनेक्ट कर रहा हूँ, देन एटलीस्ट आपको खुद से भी एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कल्चर का मैंने एक बेसिक मतलब बता दिया। अब पॉइंट करते हैं व्हाट इज आर्ट बेसिकली। तो आर्ट का साधारण सा मतलब क्या बोलोगे हिंदी में, बोलोगे सर आर्ट का मतलब ना कला होता है। तो कला क्या होती है, कला का साधारण सा मतलब होता है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन होता है, जो इंसान के अंदर कलाकारियाँ होती हैं, इंसान की जो सोच होती है, इंसान के जो इमोशंस होते हैं, वो सब जब वो क्या करे, एक्सप्रेस करे। तो अगर आपसे बोला जाए सर आप ना अपनी जो कला है या आपकी जो क्रिएटिविटी उसको एक्सप्रेस करो, तो एक्सप्रेस कैसे करोगे, या तो गा के करोगे, या तो बोल के करोगे, या तो पेंटिंग करोगे, डांस करोगे, लिटरेचर लिखोगे, आर्किटेक्चर कुछ वैसा बना दोगे। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं जो आर्ट होती है वो ह्यूमन क्रिएटिविटी को शो करती है, ह्यूमन के इमेजिनेशंस को, इमोशंस को शो करती है। जब जब मैं बोलूँ बेटा यहाँ पे ये पीवाईक्यू, यहाँ पे मेंस के लिए इसको नोट डाउन कर लेना, तो उसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर आप इत्मीनान से अभी बैठे हो तभी इस वीडियो को देखना, अगर आप कहीं चल रहे हो तो अभी पॉज कर देना, आराम से जब घर पे पहुंचना, जब आपको समय लग रहा है तब एक बार में इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। क्योंकि रीज़न है उसके पीछे, अगर आप आधा वीडियो अभी देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं मैं कवर कर लूँगा बाद में, वो हो नहीं पाता है। आप इत्मीनान से एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बहुत आराम से मैं भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैंने कोशिश की थी कि मैं कैमरे के साथ आके रिकॉर्ड करूँ, बट उससे कहीं ना कहीं डिले हो रहा था। बट आई फेल्ट कि इट्स बेटर टू एटलीस्ट स्टार्ट दिस सीरीज रैदर देन वेटिंग, ठीक है। तो आई डोंट वांट यू टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, इस वजह से मैंने ये आपका पहला वीडियो आज आपके सामने मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आर्ट के बारे में आपको भाई साधारण सी भाषा में समझा दिया। ये क्या होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है आइडियाज़ का, इमोशंस का, और वो किस माध्यम से किया जाता है, वो अलग अलग माध्यम से किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है पर्टिकुलरली कहा जाए। तो अब मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू बता दिया आर्ट के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है भैया एग्जिस्ट क्यों करती है, तो ये तो वही बात हो गई, भैया आप क्यों एग्जिस्ट करते हो,
अगर कहा जाए ह्यूमंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आर्ट भी एग्जिस्ट करेगी ना भाई। तो आर्ट का मतलब क्या होता है, अगर इंसान है, इंसान के अंदर फीलिंग है, इंसान के अंदर सोच है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो उसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी सोच को, अपने विचारों को वो कन्वे करेंगे। और कन्वे करने का माध्यम क्या होगा, या तो वो आर्ट के माध्यम से करेंगे। लोग एक्सप्रेस करेंगे कैसे, लव के माध्यम से, एंगर, ब्यूटी, पेन, ये सब क्या है, ये सब कला ही तो है। बोलते हैं कलाकारी दिखा रहे हो, कुछ लोग गुस्साते हैं, कुछ लोग प्यार में, कुछ लोग ब्यूटी में, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के। सो दिस इज द रीजन, अगर इंसान है और उसके अंदर विचार है, उसके अंदर सोच है, तो पक्का एक्सप्रेशन होगा ही होगा, चाहे वो बोल के करे, चाहे साइन लैंग्वेज में करे, दे ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ आर्ट। तो कहीं ना कहीं आर्ट क्या करता है, आर्ट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमें मदद करता है अपने आइडियाज को, अपनी स्टोरीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद मिलती है। इस वजह से जो कला है वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, क्योंकि इंसान एग्जिस्ट करते हैं, इंसान एग्जिस्ट करते हैं, उनकी सोच एग्जिस्ट करती है। और जब उनकी सोच एग्जिस्ट कर रही है तो इंसान की ऐसी प्रवृत्ति है कि अपनी सोच को अपने तक नहीं रखता, वो दूसरे को कन्वे करेगा, माध्यम अलग अलग हो जाएगा कन्वे करने का। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ आर्ट का इम्पैक्ट क्या है पर्टिकुलरली, मतलब इस आर्ट का असर क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने कहा आर्ट कुछ और नहीं बल्कि कल्चर का ही एक सब ग्रुप समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं, आर्ट और कल्चर को अलग मत लेके चलो। तो इम्पैक्ट आर्ट का क्या पड़ता है, अगर भाई आप अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन दोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कल्चर पे इम्पैक्ट करेगी, नहीं करेगी। तो जो आर्ट होती है, कला होती है, उसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ही पिछले समय से, एकदम बोलते हैं ना एंशियंट समय से, मेडिवल समय से, जब भी वो चीज़ शुरू हुई होगी तब से वो चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन को, हमारे त्योहारों को और हमारे इतिहास को जिंदा रखने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, इतिहास, ये सब कल्चर का ही तो हिस्सा है। तो आर्ट का इम्पैक्ट ये पड़ता है, अगर कहीं पे आर्ट का इस्तेमाल होता है तो हमारा कल्चर कहीं ना कहीं सेफ गार्ड रहता है, सोसाइटी। अब वही चीज़ है, ये क्या है, आर्ट का इम्पैक्ट है समाज के ऊपर। तो लोगों कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों से क्वेश्चन उठता है, आर्ट का माध्यम करके इंसान क्या करता है, सवाल पूछता है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इंसान गाने के माध्यम से सवाल पूछेगा, अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो इंसान क्या करेगा, वो कुछ चित्र वैसे बनाएगा, स्केच आर्टिस्ट भी यही करेगा। क्यों, ताकि बदलाव आ सके, चेंजेस आ सके। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी सेक्शन में, तो ये क्या होता है, आर्ट मनी को लाता है। कैसे लाएगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, आर्ट में अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे आपने म्यूजिक देखा, आपने एक्टिंग देखा, आपने थिएटर देखा, आपने मतलब डांसिंग भी उसी में देख ली। तो ये सब क्या होता है, इससे टूरिज्म, फिल्म, हैंडीक्राफ्ट, इस सब का सब क्या होता है, इससे पैसा और इकोनॉमी ही तो अपग्रेड होती है। तो क्या ये आर्ट का इम्पैक्ट नहीं हुआ, माइंड और इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, आर्ट का। तो ये सारे क्या है, ये सारे इम्पैक्ट हैं, असर हैं आर्ट के। अब आप नोटिस करो कि मैंने एक एक को हेडिंग टाइप बना रखा है, हेडिंग इन द सेंस, अगर आपसे बोला जा रहा है आर्ट, तो आर्ट का इम्पैक्ट क्या लिखोगे, तो वहां पे आप बोलोगे सर आर्ट का इम्पैक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा, जहां पे हम क्या करेंगे, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, माइंड और पॉलिटिक्स, ये सारे क्या है, इन सब जगहों पे आर्ट का, कला का असर पड़ता है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंस क्या है भाई आर्ट की। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इसका महत्व क्या है आर्ट का। अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो या तो इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या तो इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ आर्ट का महत्व क्या है। तो आप बोलोगे भैया आर्ट से लर्निंग कहीं ना कहीं होती है, ट्रेडिशन, जो ओल्ड कस्टम्स होते हैं, कल्चर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अलाइव रहते हैं। क्रिएटिविटी, ये भी कहीं ना कहीं होता है, लोगों को नए नए विचार जो होते हैं उनको इन्वेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, किसका सहारा लेके, कला का सहारा लेकर के। अगर आप कोई भाषा बोल रहे हो तो भाषा क्या है, भाषा आपका कल्चर है। तो उस कल्चर से आपने कुछ सीखा है, तो उस इनहेरेंट नॉलेज से आप डिराइव करोगे ना अलग अलग इन्वेंशन को, नए आइडियाज डेवलप करोगे। लेकिन अगर आपके पास वो है ही नहीं तो आपको लगता है कि क्या आप क्रिएटिविटी कर पाओगे, आंसर इस नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। तो ह्यूमन कनेक्शन बनाने में मदद करता है, एक्सप्रेशन करने में भी बहुत ज़्यादा महत्व है, किसका, आर्ट का। ह्यूमन कनेक्शन कैसे बनाएगा भैया, आप अगर बोलोगे तो इंसान डिसाइड करेगा ना। जैसे एक इंसान ने दूसरे इंसान से बोला तो बोलता है भैया एक्स वाई से कि मेरी और आपकी वाइब मिल रही है। तो उनसे बोलो भाई वाइब वाइब नहीं मिल रही, यहाँ पे खाली जो आपका आर्ट कन्वे करने का तरीका है ना वो आपस में मैच हो रहा है, हमारे आपकी सोच मैच हो रही है। सोच मैच हो रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा कल्चर एक दूसरे से बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग मैच नहीं हो रही, इट वुड बी वेरी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आर्ट ही भैया एक माध्यम होता है जिससे एक दूसरे को इंसान समझते हैं। और उसी में हम लोग क्या करते हैं, हम एक आर्ट जो होती है वो आवाज़ देती है लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का, आवाज़
कुछ भी हो सकती है। आवाज़ आपका गाना भी हो सकता है, आवाज़ आपका बजाना भी हो सकता है, आवाज़ आपका नाचना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप कुछ ऑब्जेक्टिव से करोगे। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ भैया, इंपॉर्टेंस समझ लिया तो चैलेंज क्या होगा। कभी भी आपको अगर चैलेंज लिखना है, मैं क्लास में भी कई बार ये चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी चैलेंज लिखना है किसी भी चीज़ का, वस्तु का, या किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का चैलेंज लिखना है तो क्या करना है, इंपॉर्टेंस का वाइस वर्सा कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो चैलेंज बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ भैया यहाँ पे क्या है, ये चीज़ लिखिए कि यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी, ठीक है, यहाँ पे क्रिएटिविटी हो रही है, फिर आप देखो ट्रेडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे चैलेंज क्या होगा, इन सब क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन हो चुका है, और इसके होने की वजह से क्या हो रहा है, ट्रू क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हो जाती है प्रॉफिट के चक्कर में, है कि नहीं। सेंसरशिप भी एक चैलेंज है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि कॉपीड हो चुका है, लोग क्यों ही मर्यादा दें किसी को। एजुकेशन को नेग्लेक्ट कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, चैलेंज है, क्योंकि अब जो होते हैं आर्ट पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है स्कूल वगैरह में। फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो इतने होमोजेनस हो चुके हैं कि अब जो कल्चर है यूनिक, वो कहीं ना कहीं अब क्या हो चुका है, वो ओवर शैडो कर चुके हैं सभी लोकल ट्रेडिशंस को। तो ये सब चैलेंजेस ही तो हैं। फिर क्या है, फंडिंग इशू भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेट होता है वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं देता, फंडिंग बोलो या फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बोला जाए, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक चैलेंज बना देता है ओवरऑल आर्ट को। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिकॉल एग्जाम्पल्स फॉर ऑल, तो आपको क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब एग्जाम्पल्स को आप रिकॉल करिए कि भैया कमर्शलाइजेशन वाली चीज़ों को क्या करती है सरकार की, कमर्शलाइजेशन हो लेकिन इतना ना हो कि जो उसकी ट्रू सेंस है वो ना खत्म हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, भैया जीआई टैग वाला कॉन्सेप्ट देखियो, तो जीआई टैग में केवल वही चीज़ तो नहीं होती, जीआई टैग में कहीं ना कहीं याद करो कैसे होता है, अलग अलग दर्जा दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है, एक यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, वो भी तो आर्ट ही एक तरीके से। तो उस चीज़ को हम रोक सकें, वहाँ पे कभी उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, तो जो कुछ भी लिखा है, सेंसरशिप, जैसी सेंसरशिप है तो आपके दिमाग में आना चाहिए लोग आज के समय कैसे डबल कॉपीज या फिर उसकी वो एक बोलते हैं ना, एक सिर्फ फेक कॉपीज बना बना के वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, और इससे क्या होता है, आर्टिस्ट की फ्रीडम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जाती है। एआई का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कहीं ना कहीं अंडरमाइन उससे हो जाता है आर्ट का जो ओरिजिनल एसेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारे चैलेंजेस हैं आर्ट के। अब चैलेंजेस आर्ट में क्या होता है, आर्ट एक इज़ अ वेरी ब्रॉड थिंग, आर्किटेक्चर भी आर्ट का ही हिस्सा कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है कला का, विचारों को कन्वे कैसे किया जा रहा है, कुछ स्ट्रक्चर बना के कन्वे किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन पे। देखो GS1 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट। अगर कह रहे हैं भाई आपको जो इंडियन हेरिटेज है, इंडियन आर्ट हेरिटेज मतलब क्या, हेरिटेज का मतलब ऐसी चीज जो पुरानी है, तो भारत की जो पुरानी कला है उसको ना हमें आज के वर्तमान समय में सेफगार्ड करना पड़ेगा, उसे सुरक्षित करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा। तो कमेंट करो। तो क्वेश्चन है कि भैया अगर किसी चीज को सुरक्षित करना है दैट मीन्स वो असुरक्षित है, असुरक्षित का मतलब क्या है, वहां पे चैलेंजेस होंगे। तो ये बेटा जो मैंने आपको चैलेंजेस बताया ना, इन सभी चैलेंजेस उस क्वेश्चन में लिख सकते हो इत्मीनान से। ये GS1 2018 में आया हुआ सवाल है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैं कैसे ये मेंस को सीरीज को लेके चलने वाला हूं। अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये सिर्फ बता रहा हूं कैसे कन्वे करनी है, किस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं आर्ट की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे आर्ट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, आर्ट की फॉर्म क्या होती है, मतलब कला को प्रदर्शित करने के क्या क्या माध्यम होते हैं। तो आप बोलोगे सर पहला तरीका तो बोलना होता है, बोलना होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आप बोलोगे सर दूसरा तरीका नाचना या फिर डांस करना होगा। तीसरा तरीका गाना या फिर सिंगिंग होगा। ये सब आर्ट की फॉर्म्स ही तो है, या बोलो आर्ट के अलग अलग टाइप्स। तो आर्ट के टाइप्स में जो पहला टाइप आता है बेटा वो क्या है, वो है परफॉर्मिंग आर्ट। अब जैसे परफॉर्मिंग आर्ट लिखा मतलब ऐसी कला जिसे परफॉर्म किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो होता है भैया वेरी गुड परफॉर्मेंस, मतलब आपने परफॉर्म किया है ना कुछ ना कुछ। तो ऐसी कला जिसका परफॉर्मेंस होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट कहलाते हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट में कितने सारे हैं, तो आप बोलो भाई पहला तो क्या है, एक डांस भी एक क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट होता है। तो क्या म्यूजिक एक परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। इसीलिए नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने पहला हिस्सा आर्ट फॉर्म को क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट लिखा हुआ है। तो डांस टाइप में आपको जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो क्या होता है, एक तो होता है क्लासिकल डांस, दूसरा होता है फोक डांस। तो क्लासिकल डांस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लासिकल डांस मतलब ये है जो कि बेसिकली 8 क्लासिकल डांस है और इनका ओरिजिनेशन जो है
कहीं ना कहीं कहाँ से देखा जा रहा है, आपको यही मैं ओवर एसेंस में बताऊंगा, तांडव से देखा जा रहा है। तांडव आपने सुना होगा, शिव जी के रेफरेंस में जो बात की जाती है, अभी मैं आपको समझाऊंगा इन डिटेल। तो क्लासिकल डांस का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये बहुत ही ओल्ड कल्चर कहे जाते हैं, इनके पीछे पर्पस है कहीं ना कहीं, ये ऐसे हवा में नहीं है। अगर जैसे आप देख रहे हो भरतनाट्यम कहाँ पे है, तमिलनाडु का है, कथक नॉर्थ इंडिया का है, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, तो कहीं पे भी आपको अटम अटम करके सुनाई पड़ रहा है तो वो सब कहीं ना कहीं केरला से जोड़ दिया करो, ठीक है। जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक है, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी आपको पता है, कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश, सदरिया, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्लासिकल डांस कहे जाते हैं, क्लासिक है, काफ़ी ओल्ड है, और इनका एक यूनिक तरीका होता है, इसमें यूनिक पहनावा होता है, एक यूनिक चीज़ कन्वे की जाती है, इस वजह से इसको 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या इतने ही डांसेस हैं? नहीं, बट ये 8 हैं, तो इस वजह से ये ज़रूरी बन जाते हैं। इनको संगीत नाटक एकेडमी में भी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परफॉर्मिंग आर्ट में पहला क्या है? डांस, ठीक है। डांस के बाद क्लासिकल डांस आपको मैंने समझा दिया। अब फोक डांस के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फोक डांस? यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ये ऐसे होते हैं रीजनल डांसेस कहीं ना कहीं कहे जाते हैं, जहाँ पे लोग कुछ पर्टिकुलर सीजन में, कुछ पर्टिकुलर अवसर पे ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन क्लासिकल क्या होता है, वो कंप्लीटली अपना जो ओरिजिनेशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। जैसे आप देखोगे पहले टेम्पल होता था, तो टेम्पल में कहीं ना कहीं क्या होते थे, डांस करने वाले या फिर नृत्य कला को प्रदर्शित करने वाले जो अलग अलग होते थे लोग, वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव उनके पास एक आप बोल दो प्रेस्टीज था, या फिर उनको कहीं ना कहीं सम्मान अलग तरीके से मिलता था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अभी नहीं मिल रहा है, माई पॉइंट इज सिंपली कि ये किस तरीके से आपको समझना है। और जब फोक डांस की बारे में बात हो तो फोक डांस में क्या है, ये कहीं रीजनल लेवल पे होता है, बिहू, गरबा, घूमर, छाओ, लावनी। अगेन अभी मैं समझा कुछ भी नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रॉपर परफॉर्मिंग आर्ट्स शुरुआत करूंगा, फिर आपको मैं भरतनाट्यम के बारे में इन डिटेल बताऊंगा, कथक के बारे में बताऊंगा, कथक कल एकदम लेमन भाषा में, ऐसा कि आप रिलेट कर ले जाओगे, मैं आपको वैसे समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है ये बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, फोक डांस हो गया। फिर होते हैं म्यूजिक भी, एक क्या है ये, कहीं ना कहीं क्या है, आप सोच के देखो परफॉर्मिंग आर्ट है कि नहीं है। तो एक तो क्लासिकल हो गया, ठीक है, यहाँ पे डांस नहीं बेटा, म्यूजिक है। तो एक तो क्लासिकल भी देखने को मिलेगा आपको और फोक म्यूजिक भी देखने को मिलेगा। तो क्लासिकल में क्या होता है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी आपको होता है, राग के बारे में डिस्कशन होता है, अलग पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, वीणा, तबला, मृदंगम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हिंदुस्तानी में, ठीक है। कर्नाटिक में भी यही चीज़ें देखने को मिलती है, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है, मतलब काफ़ी ओल्ड है। फोक मतलब क्या, अगेन ये रीजनल बेसिस पे होते हैं, ऐसे क्या है, बाउल, लावनी, भावगीत, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं रीजन बाय रीजन कहीं ना कहीं वैरी करते हैं बेसिकली। अब यहीं पे एक और परफॉर्मिंग आर्ट होती है, वो क्या है, थिएटर। यहाँ पे क्या होता है, थिएटर का साधारण सा मतलब ये होता है कि लोग थिएटर में आकर के अपनी परफॉर्मेंस दें। ये इन बोलते हैं ना विद समय ये अपग्रेड हुआ है, बट इनिशियली थिएटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। पहले क्लासिकल डांसेस होते थे। क्लासिकल डांस का एक पर्पस होता था, पर्पस क्या होता था, भगवान को खुश करना किसी न किसी माध्यम से। तो ये चीज़ें क्या है, ये शो करती हैं बेसिक डिफरेंसेस। आपको मेन क्या है, ये परफॉर्मिंग आर्ट में मैंने 3 चीज़ें बताई, मतलब ऐसी कलाएं जो कि क्या करती है, परफॉर्म की जाती है। पहला क्या बताया, डांस के टाइप्स बताया, क्लासिकल डांस और आपका फोक डांस। सेकंड मैंने आपको बताया म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के बारे में क्या है, म्यूजिक के टाइप्स क्लासिकल और फोक म्यूजिक के बारे में बताया। फिर मैं आपको थिएटर के बारे में बताया, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कोई एक कंटेंट होगा, कोई सब्जेक्ट मैटर होगा, और उसके ऊपर जो थिएटर के आर्टिस्ट होंगे वो आकर के अपनी परफॉर्मेंस देंगे और लोग उसको मनोरंजन पर्पस के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। थिएटर आपको साधारण सा मतलब तो पता ही है, ठीक है। अब पहला हिस्सा क्या हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट, मैंने आपको ओवरऑल पूरा समझा दिया। तो जब कभी परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर बात हो रही है तो आप क्या बोलोगे, भैया ऐसी चीज जो कि परफॉर्म की जाती है। तो क्या परफॉर्म किया जाता है बोलोगे, आप बोलोगे सर परफॉर्मिंग आर्ट में डांस किया जाता है, म्यूजिक किया जाता है, थिएटर है। डांस के 2 हिस्से हैं, कौन सा, क्लासिकल फोक, फिर म्यूजिक के 2 हैं, क्लासिकल फोक, फिर थिएटर है। अभी मैं इन सब के बारे में 1 बाय 1 समझाना, अभी सिर्फ ओवरव्यू आप सुनते जाओ, ठीक है। फिर आता है विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट देखा जाए तो ये भी क्या होता है, ऐसी चीजें जो दिखती हैं, ऐसी कलाएं जो आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट का अर्थ क्या है, ऐसी कलाएं जो आप कर सकते हो, ये बेसिक डिफरेंस है। तो विजुअल आर्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसी कलाएं जो कि आपकी आंखों के सामने विजिबल हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बोलोगे भाई विजुअल में एक तो पेंटिंग आएगा, फिर दूसरा क्या आएगा, स्कल्पचर आएगा। तो पेंटिंग में क्या होता है, एक बार अगर पेंटर ने पेंटिंग बनाई तो विजिबल है ना उसके सामने। ऐसा तो है नहीं एक बार अगर किसी कोई डांसर है या फिर कोई म्यूजिशियन है
या फिर कोई भी आर्टिस्ट है, अगर उसने कोई परफॉर्मेंस दे दी तो ऐसा तो है नहीं दोबारा उसको देनी ही नहीं पड़ेगी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, डेफिनेटली बार बार देनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये देखने वाली चीज़ें होती हैं। तो पेंटिंग में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग आपको मैं समझाऊंगा, जहां भीमबेटका केव पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक के अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करूंगा। एंशियंट में अजंता, बाग म्यूरल्स, इन सब को कवर करूंगा आपके साथ में। मेडिवल हिस्ट्री में जो भी पेंटिंग्स हुई है वो मैं कवर करूंगा, अलग अलग स्कूल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। फिर मैं मॉडर्न स्कूल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा ऑफ पेंटिंग, और फिर बताऊंगा यहां से कैसे यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, ठीक है। फिर स्कल्पचर की बात की जाए, स्कल्पचर मतलब क्या होता है, हाथों से बनाई गई कुछ चीजें, स्कल्प्ट कर दी गई हुई चीजें। तो यहाँ पे आपको दिखेगा हड़प्पा में जो स्कल्पचर थे, मौर्यन, गुप्ता, चोला, मॉडर्न, इन सब के जो स्कल्पचर थे उन हर एक स्कल्पचर के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी ये सब समझते चलो यहाँ पे मैं कैसे आपको समझाने वाला हूँ पूरी क्लास में, ठीक है। तो विजुअल आर्ट के हिस्से हुए। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हिस्सा, वो क्या है, लिटरेचर ऑफ इंडिया। अब लिटरेचर ऑफ इंडिया में क्या होता है, आपने अगर सिलेबस देखा तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, एंशियंट से मॉडर्न समय तक जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको मैंने आर्ट फॉर्म में परफॉर्मिंग आर्ट समझा दिया था, उसमें क्या था, फिर मैंने आपको समझा दिया विजुअल आर्ट क्या होता है। अब लिटरेचर ऑफ इंडिया अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न समय में लिटरेचर कैसे और क्या क्या थी मैं वो कवर करूंगा। जैसे वैदिक लिटरेचर, एपिक लिटरेचर, फिर संस्कृत, पाली, तमिल, संगम लिटरेचर, इन सब के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ओवरव्यू में जो सीरीज चलेगी, यहाँ ओवरव्यू के ऊपर सीरीज नहीं है। इस सीरीज का मेन उद्देश्य है कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सको। अगर आपको मैंने फर्स्ट सिलेबस जो टॉपिक आपने देखा था सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, अगर आपको ये पूरी सीरीज से खत्म हो चुका है, देन आई कैन गारंटी यू बेटा, और आपने उसके ऊपर ढंग से पढ़ाई खुद से भी कर ली है, आपने अच्छे से उसमें करंट ऐड कर दिया है, ट्रस्ट मी, विश्वास करिए, जो बच्चे मेंस अपीयर्ड हैं उनको पता लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, तो वो चीज आपके पेपर में नहीं रुकेगी, बिल्कुल रुक ही नहीं सकती, ठीक है। तो लिटरेचर मतलब क्या होता है, लिटरेचर भी एक आर्ट ही का हिस्सा है कहीं ना कहीं, मतलब लिखावट, जहां पे लोग किताबें लिखते हैं। तो यहाँ पे एंशियंट में कुछ होगा, मेडिवल में भक्ति सूफी लिटरेचर होगा, रीजनल लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ फ्लरिशमेंट हुआ होगा, कोर्ट की लिटरेचर में आपको बताऊंगा। फिर मॉडर्न पीरियड में जो लिटरेचर थी वहां पे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस कैसे था, नेशनलिज्म और रिफॉर्म्स किस तरीके से हुए थे लिटरेचर का सहारा लेकर के। फिर मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर के बारे में इन बेसिक डिटेल प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप उसको पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट करके समझ सकें आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट जो हिस्सा बनता है वो है आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। अब आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है, जो चीजें आपके सामने बनी हुई दिख रहे, स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब आर्किटेक्चर का हिस्सा बनता है। अभी आपको बेसिक डिफरेंस भी समझाऊंगा सीरीज में कि आर्किटेक्चर स्कल्पचर में क्या डिफरेंस होता है बेसिक, बट अभी मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं। आर्किटेक्ट मतलब कोई इंसान, कोई आर्किटेक्ट जब कोई आर्किटेक्चर बनाता है तो वो पूरा का पूरा एस्पेक्ट कहलाता है किसमें, वो एक पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर आपके सामने विजिबल होगा, जहां पे किस चीज का इस्तेमाल होता है, अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आर्किटेक्चर भी हमको पढ़ना है एंशियंट से मेडिवल से मॉडर्न तक पूरा। तो एंशियंट में आपको मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर आर्किटेक्चर समझाऊंगा, और यहीं पे GS 125 में एग्जैक्टली यही पूछा गया था, डिस्कस आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज, ग्रेट बाथ ड्रेनेज, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो आप समझ रहे हो कि ये टॉपिक लंबे तो जाएंगे, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लोगे तो उससे क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे आपके। फिर मॉडर्न पीरियड में जो आपका आर्किटेक्चर था वो मैं डिस्कस करूँगा, जहाँ पे स्टोन, पिलर्स, स्तूपास, ये सब डिस्कशन होगा। पोस्ट मॉडर्न में रॉक कट केव्स डिस्कस होगी। गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे बिगन हुआ। फिर यहीं पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स जो आप देखते हो वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। टेम्पल के जो अलग अलग स्कूल्स हैं, फिर आप जो मूर्ति देखते हो उसके लिए अलग अलग जो स्कूल्स हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिर यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री में टेम्पल स्टाइल जैसे कहा ना, नगरा, द्रविड़ा, विसरा, ये सब कुछ आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से अलग थे वो मैं समझाऊंगा, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके साथ में कन्वे करूंगा। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बताऊंगा, वो कैसे बना, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर मॉडर्न इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो मैं डिस्कस करूंगा, जहां पे कॉलोनियल आर्किटेक्चर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर में क्या होता है, इंडो सरासनिक, गॉथिक, ये सब क्या है इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आप देखते हो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिंकेज करूंगा, आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर इन सबको एक साथ इंटरलिंक कर दूंगा। फिर आपको बताऊंगा कैसे ये जो आर्ट और लिटरेचर है ये दोनों एज की स्पिरिट को बताते हैं, मतलब सोच और विचारों को कन्वे करते हैं। साथ ही साथ आर्किटेक्चर को मैं बताऊंगा कैसे स्टोरीज का सहारा लेकर के
कहाँ से आर्किटेक्चर को बनाया जाता था। जैसे लिटरेचर होती, लिटरेचर में कोई चीज़ लिखी हुई है तो आर्किटेक्चर का सहारा, मतलब अगर लिटरेचर का सहारा लेकर क्या होता है, आर्किटेक्चर बनाया जाता है। तो माइथोलॉजीज होती है, माइथोलॉजीज में लिखा है भैया ये XYZ चीज़ें हैं, यहाँ पे इन भगवान ने ऐसा किया है, तो आर्किटेक्चर्स क्या करते हैं, वहाँ पे वो स्कल्पचर्स बनाने लग जाते हैं और क्या करते हैं, वो कोई मंदिर बड़ा सा बना देते हैं। तो जो मंदिर का मोटिवेशन आता है वो कहाँ से आता है, लिटरेचर से आता है। और कहाँ से आता है, कल्चर से आता है। ठीक है, आप क्या वो चीज़ बनाओगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं, और जो आप सोच रहे हो वो आपके कल्चर के अंडर में आता है। जैसे आप रामायण के सीन देखते हो, वो टेम्पल स्कल्पचर्स में डाले गए। भक्ति पोएट्री को आप नोटिस करोगे म्यूजिक और डांस में डाला गया। तो ये सब क्या है, ये इंटरलिंकेजेस ही तो है। जो भक्ति पोएट्री है उसी पोएट्री को जब म्यूजिक और डांस के माध्यम से कन्वे किया जाता है तो क्या ये आर्ट को डिसेमिनेट या फिर आर्ट को कहीं ना कहीं सर्कुलेट करने का माध्यम नहीं बन जाता है। तो क्या आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर आपस में इंटरलिंक नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, तो यहां पे ये एक बेसिक एस्पेक्ट है जो मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा, ये आप देख रहे हो तांडव इंडिया की आर्ट फॉर्म, यहां से इंडियन डांस के ऊपर मैं स्टार्टिंग करूंगा। मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, बेसिकली पूरा का पूरा स्टार्टिंग, जो 8 क्लासिकल डांस देख रहे हो वो कैसे एक बीज से बने हैं, मैं उससे कनेक्ट करके आपको समझाऊंगा। फिर जो अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, फिर कैसे भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कुछ अलग अलग चीजें बताई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज आपको मैंने क्या बताया, अगर आप बोलोगे तो आज मैंने जो सिलेबस का पहला हिस्सा है वहां पे मैंने क्या चीज बताई, एंशियंट से लेकर के जो मॉडर्न टाइम है उसमें आर्ट फॉर्म कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। जिसमें आर्ट फॉर्म में मैंने क्या बताया, एक होता है विजुअल, एक होता है आपका परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म। ये दोनों की दोनों मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अभी समझाया कुछ नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको कन्वे किया भैया यहीं पे परफॉर्मेंस में आपको डांस दिखेगा। डांस एक कौन सा होगा आपका, डांस आप एक क्लासिकल होगा, एक आपका फोक होगा। और फिर यहाँ पे परफॉर्मिंग में क्या दिखेगा, म्यूजिक दिखेगा, और क्या दिखेगा, थिएटर दिखेगा। विजुअल में क्या दिखेगा, विजुअल में आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे पेंटिंग दिखती है, और क्या दिखती है विजुअल में आप बोलोगे, तो यहाँ पे पेंटिंग के साथ साथ और जो ब्रॉड लेवल पे चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे स्कल्पचर आप देखते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर लिटरेचर ऑफ इंडिया जो हमारी एंशियंट टू मॉडर्न हिस्ट्री की है वो मैं समझाऊंगा आपको। वही चीज मैंने आज आपको बताई कि एंशियंट से जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री उसके बीच लिटरेचर या बेसिकली एक लेमन भाषा में बोलो बुक्स का कैसे डेवलपमेंट हो रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको मैंने क्या बताया, किस तरीके से आर्किटेक्चर बना है, ठीक है, फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल, सॉरी आपका मॉडर्न, वो सारी की सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। आज मैंने आपको समझाया सिर्फ एक चीज, आर्ट क्या होती है और कल्चर क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको मैं जो पहला एस्पेक्ट है आर्ट फॉर्म का वो क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में पहली चीज क्या है, वो है डांस फॉर्म। तो डांस फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से डांस फॉर्म, केवल ये नहीं बताऊंगा भैया ये डांस फॉर्म है भरतनाट्यम में बस इतना पढ़ लो, हाँ, मैं वो ओरिजिनेट कैसे हुआ और उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं कनेक्ट करूंगा। अब इसे तांडव देखा, तांडव से ही कैसे सारी की सारी चीजें आई हैं मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।